हमारे साथ अब बेहद खास मेहमान पूर्व वित्त मंत्री हमारे देश के यशवंत सिन्हा मौजूद हैं। यशवंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी इंडिया को समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, जब से हमारे देश में लॉकडाउन हुआ है, अर्थव्यवस्था को लेकर तमाम आंकलन हो रहे हैं, चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं, आपके क्या विचार इस समय? देखिए, हमारे विचार सरकार को बहुत बड़ी राशि खर्च करनी पड़ेगी इसका जो आर्थिक पहलू है, जो संकट आया है उससे निपटने के लिए। इस समय पूरा अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कुछ नहीं तो 10 से 15 या इवन 20 लाख रुपया खर्च हो सकता है इसके ऊपर। किस चीज के ऊपर खर्च करना पड़ेगा? एक तो ये है, आप देख रही हैं कि बहुत सारे जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, प्रवासी मजदूर, वो फंसे हुए हैं, स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं। राज्य सरकारें कुछ उनको लाने का प्रबंध कर रही हैं, बाकियों को भी प्रबंध करना ही पड़ेगा। जैसे महाराष्ट्र ने कह दिया कि भाई जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो वापस चले जाएं, तो लाने के लिए लाखों लोगों को उनके घर पहुंचाने के लिए इंतजाम करना पड़ेगा। तो इसमें पैसे खर्च होंगे, उनकी मेडिकल जांच करानी पड़ेगी, उसमें पैसे खर्च पड़ेंगे, उनको क्वारंटाइन करना पड़ेगा हो सकता है, तो उसमें पैसे खर्च होंगे। तो एक बड़ा भारी खर्चा आएगा ये जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके ऊपर। दूसरा इसका जो पहलू है वो ये है कि किसी भी राज्य में जो वर्कर्स, डेली वेज वर्कर्स हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, ऐसे लोग बड़ी संख्या में हैं जो बाहर नहीं गए, तो उनकी देखभाल भी करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक पूरी अर्थव्यवस्था खुलती नहीं है तब तक ये भी खाने को मोहताज हैं, इनके पास कोई पैसा नहीं है। तो ऐसे लोगों के खाने का इंतजाम करना पड़ेगा और सरकारों को भी करना पड़ेगा। स्वयंसेवी संस्थाएं सामने आ रही हैं, वो अपना योगदान देंगी, लेकिन मुख्य रूप से इसका जो भार है वो राज्य सरकारों के ऊपर पड़ेगा, उनको इंतजाम करना पड़ेगा। तो ये दूसरा खर्चा हुआ। तीसरा जो है वो ये है कि अर्थव्यवस्था में अभी मांग की भारी कमी आ गई है, तो उस मांग को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मांग को बढ़ाने के लिए लोगों के जेब में पैसा डालना पड़ेगा। तो उसके लिए बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी जो हैं, उनको पूरी तरह से उनके जेब में पहले पैसा डालना पड़ेगा ताकि वो लोगों के जेब में पैसा डाल सकें। ये एक बड़ी भारी राशि होगी जिसको सरकार ही खर्च कर सकती है, कोई दूसरा खर्च नहीं कर सकता। फिर उसके बाद हमारे देश में जो उद्योग ठहर गए उनकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। कृषि एक तरफ आता है, उसके बाद छोटे मझौले उद्योग हैं, बड़े उद्योग हैं, मध्यम उद्योग हैं, सबके लिए उनको फिर से अपने पांव पर खड़ा करने के लिए उनको भी सहायता की जरूरत पड़ेगी। तो मुख्य रूप से ये 3-4 ऐसे बड़े बड़े मसले हैं जिनके ऊपर सरकार को ही खर्च करना पड़ेगा। बिल्कुल। और इसलिए अभी जो आंकलन है उसमें ये है कि बेटा करोड़ खर्च हो सकता है, 15 लाख करोड़ खर्च हो सकता है। तो सरकार को इस राशि का प्रबंध करके रखना चाहिए ताकि जब लॉकडाउन खुले, पार्शियल भी खुले, तब भी ये पैसे उपलब्ध रहें लोगों की सहायता के लिए और उद्योग उठाने के लिए। बिल्कुल सर, आपने 15 लाख करोड़ के धनराशि की बात की, एक पैकेज की भी बात की जा रही है। अगर मैं आज से शुरू करूं, आज ही हमारे देश में पंचायत दिवस जिस तरह से मनाया गया और प्रधानमंत्री ने तमाम देश में तमाम छोटे छोटे सरपंचों से बातचीत भी की। उन्होंने 2 गज दूरी का मंत्र भी दिया और एक ई ग्राम स्वराज ऐप की भी बात की जिससे पंचायत काम करेंगे, जो हमारे समाज का, हमारे गांव का बिल्कुल ग्रामीण आबादी का निचला हिस्सा है। कितना कारगर और कितना अहम ये रहा कि जिस तरह से संपर्क साधा गया और हौसला बढ़ाया गया? मुझे लगता है कि ये उपयोगी कदम होगा। अगर हम राज्य सरकारों के नीचे जाएं तो उसके बाद पंचायतें हैं, जिला परिषद हैं, तो बहुत सारी जिम्मेदारी पंचायतों के ऊपर आएगी, जिला परिषद के ऊपर आएगी और उनकी भी हमको वित्तीय मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा कोई संसाधन नहीं है। तो इसलिए अगर उनसे प्रधानमंत्री जी का संपर्क हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट होता है
भारत सरकार का, राज्य सरकारों का और संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं, तो ये जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो भी अपनी भूमिका इसमें निभा सकती हैं। उसके अलावा जो नगर पालिकाएं हैं, नगर निगम हैं, उनकी भी एक भूमिका आएगी। तो ऑल हैंड्स ऑन डेक वाला जो कॉन्सेप्ट है कि सारे लोग इसमें लगे हैं और जिनके जिम्मे जो काम है उसको करने में अपनी भूमिका निभाएं। जी सर, जो एक किसानों की तरफ से या हमारी ग्रामीण आबादी की तरफ से जो एक समस्या सामने आ रही है कि उनका अगर हमारे किसान कुछ उगा रहे हैं मार्केट तक कैसे आए, उम्मीद ये कर रहे थे कि अगर कोई एक साधन, एक तरीका हो जाता कि जो उनका खाद्यान्न जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सीधे आ जाए या किसानों की कमाई ठीक से हो। इस समय बहुत बड़ी चुनौती किसानों की आमदनी की भी है, क्योंकि उन लोगों ने तो लोन भी लिया हुआ है, भले ही उसकी वापसी कुछ स्टैगर कर दी गई हो, लेकिन किसानों की स्थिति को आप किस तरह से आंक रहे हैं? देखिए, किसानों की स्थिति बहुत ही गंभीर है, क्योंकि अभी जब हम किसानों की बात करते हैं तो मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां संपन्न किसान हैं उनकी बात हो रही है। बहुत सारे बहुत छोटे छोटे किसान हैं जिनकी खेती बाड़ी रुक गई। और दूसरी बात जो मैं किसानी के बारे में कहना चाहता था आपसे, वो ये था कि जब तक पूरा चेन नहीं खुलेगा तब तक एक लिंक खोलने से हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। जैसे किसान जो है वो अपने जैसे भी अपने हाथ से या हार्वेस्टर से वो फसल की कटाई करे, फिर उसके बाद आगे जो प्रोसेसिंग होती है वो करे, फिर उसको वो कहीं स्टोरेज करना पड़ेगा, उसको मंडी में ले जाना पड़ेगा बेचने के लिए, उसकी सुविधा नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा, फिर मंडी में खरीदारी की सुविधा, और फिर मंडी से जब खरीदारी हो जाती है तो अन्यत्र उसको सरकारी गोडाउन या प्राइवेट गोडाउन में ले जाने की सुविधा। ये एक पूरा चेन है। और इसी चेन का एक दूसरा जो पहलू है वो ये है कि एक बार खेत में कटाई हो जाएगी तो किसान तुरंत फिर लगता है अगले क्रॉप के लिए, अगली जो फसल उसकी होगी उसके लिए वो तैयारी में जुट जाता है। तो उसके लिए किसान भी लगेगा, कि जो खेतिहर मजदूर हैं वो भी लगेंगे, और सारी सावधानी बरतने के साथ साथ उस प्रक्रिया को भी चालू रखना पड़ेगा। नहीं तो किसान जो है वो मौसम के ऊपर निर्भर करता है जी। और इसलिए मौसम को तो टाला नहीं जा सकता है कि अच्छा चलो लॉकडाउन कर दिया तो मौसम भी लॉकडाउन हो गया। मौसम लॉकडाउन नहीं होगा। और किसानी एक ऐसा पेशा है जिसमें मौसम के अनुसार ही हमें चलना पड़ेगा, और इसलिए इन सब बातों की चिंता अभी से करनी है हमें, क्योंकि अब अगली फसल आएगी तो उसमें बीज है, खाद है और बाकी उपकरण है, इन सब की व्यवस्था करनी पड़ेगी ना, ताकि किसान को ये सब कुछ उपलब्ध हो सके। तो उसके लिए दुकानें खोलनी पड़ेंगी, किसान दुकान में जाएगा। अब सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज अलग रहें, कुछ भी करें, लेकिन सारी सावधानी के बावजूद भी हमको ये रिस्क तो लेना पड़ेगा, क्योंकि किसानी में मौसम को हमको फॉलो करना पड़ेगा। हम अपनी मर्जी से उसको नहीं तय कर सकते। सर, सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि जो आपने जिस चेन का जिक्र किया, आपने कहा कि पूरी चेन को खोलना पड़ेगा, लेकिन अब सरकार के सामने चुनौती है कितना वो इस लॉकडाउन को खींच सकती है, क्योंकि लॉकडाउन से कोरोना वायरस का फैलाव उस पर लगाम लग रही है। ये पूरी दुनिया देख रही है और हम भी अपने देश में देख रहे हैं, लेकिन ये चेन खुलनी भी जरूरी है। तो जो स्टैगर्ड फॉर्म में ये चेन खुले, आपके क्या विचार? मेरा विचार ये है कि जब हमने लॉकडाउन लागू किया था तो वो एक हथौड़े की चोट की तरह था। हमने हथौड़ा चला दिया और सब कुछ थम गया, सब उस हथौड़े के नीचे आ गए, अर्थव्यवस्था भी उस हथौड़े के नीचे आ गई। लेकिन अब हमें बारीकियों में जाना पड़ेगा, और जब हम बारीकियों में जाएंगे तो वो उसका जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है बारीकियों का, वो एक मुश्किल काम है, वो आसान नहीं है। क्योंकि हथौड़ा चला देना तो आसान है, सबको हथौड़े के नीचे ला देना आसान है, लेकिन बारीकियों के साथ इसको चालू करना ये ज्यादा मुश्किल काम है। अब मैं आपको जैसे बताऊं
कि हमारे देश में हॉटस्पॉट्स हैं, कंटेनमेंट जोन्स बने हैं। जी। जो हॉटस्पॉट्स हैं या जो कंटेनमेंट जोन्स हैं उनको हमें अलग थलग करना पड़ेगा, और जो नॉर्मल हैं, जिले हैं, इलाके हैं, उसमें हमें ज्यादा छूट देनी पड़ेगी। तो छूट देते समय एक तो हमें पूरे चेन को ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम खोलें तो पार्शियल नहीं खोलें। एक, जैसे हमने कहा कि गांव के उद्योग खुलेंगे, अब गांव के उद्योग खुलेंगे तो आगे क्या होगा? गांव के उद्योग खोल के अगर प्रोडक्शन करते हैं तो माल कहाँ जाएगा? तो इसलिए पूरे चेन की चिंता करें, नंबर 1। और नंबर 2, कंटेनमेंट जोन्स को इस तरह हम लोग कंटेन करें कि वहां से बीमारी आगे नहीं जाए। साथ ही साथ जो बीमारी के लिए हमें आवश्यक उपाय करने हैं वो लगातार होते रहें, और उसमें सबसे बड़ा उपाय जो है वो है टेस्टिंग। तो इसलिए टेस्टिंग की व्यवस्था हमारे देश में बड़े पैमाने पर की जानी चाहिए, ताकि लगातार टेस्टिंग होती रहे। और आप और हम जानते हैं इस बात को कि दक्षिण कोरिया में अगर सफलता मिली इसको कंटेन करने में, तो इसीलिए मिली क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर टेस्टिंग की। बिल्कुल। टेस्टिंग करने के बाद आसान हो जाता है किसको आइसोलेट करो, किसको क्वारंटाइन करो, बिल्कुल, और किसको छूट दो। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये बहुत बढ़िया सुझाव दिया कि किस तरह से जो कंटेनमेंट जोन है उन पे सख्ती बनाए रखें, लेकिन जहां पर नहीं है ये बीमारी का फैलाव वहां पर किस तरह से चेन खोले, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। सर, हमने ग्रामीण इलाकों की बात की, हमने मजदूरों की बात की, अगर हम शहरों की बात करें, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट की बात करें, आज ही एक जिस तरह से खबर आई कि एक जो फंड है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, उसने कुछ वाइंडिंग डाउन करने की बात कही है अपने कुछ फंड से, तो कुछ सवाल उठ गए थे, चिंताएं थी इस मार्केट को लेकर, क्योंकि एक जो हमारे देश का एक ऐसा वर्ग है जो अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, वो इन म्यूचुअल फंड्स में भी करता है, तमाम बॉन्ड्स फंड में करता है। उस लिहाज से आप किस तरह से आंक रहे हैं स्थिति को? देखिए, हमारे देश में ये बीमारी सच्चाई हुई है, कोरोना बीमारी नहीं, वित्तीय व्यवस्था में जो कमजोरियां है उसकी बीमारी। और आपको याद है कि IL&FS का क्या हुआ, वो जो एक दूसरा प्राइवेट NBFC था प्रधावंश का, उसका क्या हुआ, कैसे हजारों करोड़ रुपए हमारे लगभग डूब गए, बैंक आफ्टर बैंक मुश्किल में फंस रहे हैं। तो पहले से ही हमारी वित्तीय स्थिति खराब रही है, कमजोर रही है। अब ये जो लॉकडाउन हुआ है उससे और ज्यादा इसमें कमजोरी आई है, और इसीलिए यहाँ पर मैं तो यही कहूंगा कि सरकार को तैयार रहना पड़ेगा कि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, खास करके छोटे इन्वेस्टर्स, उनको कोई नुकसान नहीं हो। और अगर ये कोरोना महामारी के चलते, उसके बाद लॉकडाउन के चलते अगर कहीं कोई दिक्कत, कोई मुश्किल आई है, तो ये सरकार का फर्ज बनता है कि उस मुश्किल को दूर करे। उसमें लगेंगे, उसमें पैसे खर्च होंगे, मैंने पहले आपसे कहा उसमें भी पैसे खर्च होंगे, और हम लोगों को तैयारी रखनी चाहिए कि कोई भी फंड खर्च करता है और उसमें जिन लोगों के पैसे फंस जाते हैं उनको हम राहत पहुंचाएं। ये करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो ये सरकार की एक मजबूरी नहीं, फेलियर मानी जाएगी, एक असफलता मानी जाएगी। इसलिए बचाने को बचाओ, लेकिन अगर नहीं बचता है तो फिर उसमें मदद करो। बिल्कुल। सर, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी, आपने जो कहा है कि 15 लाख करोड़ का एक फंड सरकार के पास होना चाहिए, सरकार को जरूरत पड़ेगी, तो ये सरकार पैसे कहां से लाएगी, कहां से ला सकती है? क्योंकि तमाम सरकार की योजनाएं भी हैं, अब सेंट्रल विस्टा, तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन आपका क्या आंकलन? देखिए, सेंट्रल विस्टा का आपने जिक्र कर दिया, इससे बकवास कोई आइडिया हो ही नहीं सकता है कि हम शाहजहां हैं, शाहजहां ने लाल किला बनाया, हम सेंट्रल विस्टा बनाएंगे। ये बिल्कुल ही नाजरूरी चीज है, और इसको जितनी जल्दी सामान्य परिस्थिति में भी हम लोग ड्रॉप कर दें उतना अच्छा होगा। लेकिन मैंने बहुत पहले भी इस बात को कहा था एक लेख लिखकर कि सरकार के पास 15 लाख करोड़ रुपए नहीं है, आ भी नहीं सकते हैं। एक ही उपाय इसलिए है कि पूरी सावधानी करते हुए इस डेफिसिट को, जो ये घाटा है, इसको मोनेटाइज किया जाए। मोनेटाइज करने का अर्थ ये हुआ
कि आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो उतने नोट प्रिंट करेगी और सरकार को उपलब्ध कराएगी, फिर सरकार के पास पैसे आ जाएंगे। सामान्य परिस्थिति में अगर आरबीआई नोट प्रिंट करती है और वो नोट मार्केट में आते हैं तो उससे मुद्रास्फीति बढ़ती है, कीमतें बढ़ती हैं। तो उसको आज की परिस्थिति में हमें थोड़ा दरकिनार करना पड़ेगा, नजरअंदाज करना पड़ेगा, सावधानी सब बरतनी होगी। लेकिन मुझे लगता है कि आरबीआई के द्वारा नए नोट प्रिंट करने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है इतनी बड़ी राशि को इकट्ठा करने की। सर, आपने हमसे बात की, अपनी राय साझा की, मार्गदर्शन किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे पूर्व वित्त मंत्री देश के यशवंत सिन्हा, उन्होंने चिंताएं जताई हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार को एक बहुत बड़ी राशि अपने साथ तैयार करके रखनी होगी। जो लॉकडाउन है उसको उन्होंने हथौड़ा एक तरह से करार दिया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि अब आगे सरकार को ग्रेडेड फॉर्म में देखना होगा कि किस तरह से इसे धीरे धीरे हटाया जाएगा।